हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि कल मेरे वीडियो में मैंने बता दिया कि आइल्स क्या होता है, उसके कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कितने तरह का होता है। मतलब आइल्स से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले, वो मैंने कल सारी क्लियर कर दी थी। आज का मेरा वीडियो है कि मैं ये बताऊंगी कि मैंने एकेडमिक और जर्नल दोनों दिए हैं। तो मेरा 8 बैंड कैसे आया, यस कैसे आया, और वो भी फुल टाइम जॉब के साथ। फुल टाइम जॉब के साथ। जैसे कि जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरी फुल टाइम जॉब रहती है सुबह 9 to 5, और मैं मैरिड हूँ। मेरे घर में छोटा बच्चा है मेरे साथ। तो जब मैंने एकेडमिक दिया तो मेरा बच्चा अराउंड 2 ईयर्स का था। जब मैंने जर्नल दिया तो वो 3 ईयर्स का था, क्योंकि मैंने बैक टू बैक एक एक साल में दोनों एग्जाम्स दिए थे। सो मेरे पास फुल टाइम जॉब था, मेरे पास बेबी था छोटा टेक केयर करने के लिए, हस्बैंड है, फैमिली है, इन लॉज है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है करने के लिए। उसके बाद भी मेरा ये बैंड कैसे आया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ। मैं तो बोलूँगी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं। आप सोचो, मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ी हूँ। आप खुद सोचो, जो भी लोग जानते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कितने इंग्लिश सिखाते होंगे, कितना इंग्लिश पे फोकस करता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो अगर मैं लेकर आ सकती हूँ ना, तो कोई भी लेकर आ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है या मैं बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक जैसे हम इंडिया के लोग बात करते हैं इंग्लिश में, वही बात है। ऐसा बहुत अच्छा एक्सेंट बोलूँ या बहुत अच्छी फ्लुएंसी बोलूँ, वो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए, ये टाइम वेस्ट करते हुए ना करते हुए चलो मैं बताऊंगी कैसे कैसे कौन से सिंपल टिप्स एंड ट्रिक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आप खुद सोचो, अगर मैं फुल टाइम जॉब करती थी, मेरे पास बच्चा है, मेरे पास फैमिली है, कोचिंग का तो मेरे पास टाइम ही नहीं हो सकता ना। कोचिंग तो मैंने करी नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग मैंने नहीं करी है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल वाइज कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग में आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला फ्लुएंसी, कि जब भी आपको वो एग्जामिनर बोलने के लिए बोलते हैं तो आपको बहुत फ्लुएंटली बोलना है, मतलब रुकना नहीं है, ऐसे अटक अटक कर कोई वर्ड्स नहीं बोलने। जो भी बोलना है बहुत सिंपल तरीके से बोलना है। ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। जो पास्ट है वो पास्ट में ही होना चाहिए, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट में होना चाहिए, और अगर आप फ्यूचर की बात करो तो वो फ्यूचर टेंस में ही होना चाहिए। आपके ऐसा नहीं है कि लोग आपको ये डराएंगे कि आप स्पीकिंग का टेस्ट देने जा रहे हो तो आपके वर्ड्स बहुत हैवी होने चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स होंगे, तो ऐसा नहीं है। उनको अपनी कंट्री में ऐसा बंदा चाहिए जो वहाँ के लोकल लोगों से और वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर सके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बात करनी है, तो बात करने के लिए वहाँ पर इंग्लिश में ही आपको बहुत टफ वर्ड्स बोलोगे, बहुत कुछ बोलोगे, तभी आपकी वहाँ पे इंग्लिश समझ में आएगी। ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, बस कोशिश करो। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि ग्रामर ठीक हो। जब पास्ट की बात है तो पास्ट की बात हो, जब प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट की बात हो, जब फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर की बात हो। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब कि आप जब बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी बोल दिया। उस चीज़ का, जैसे मान लो आपको क्यू कार्ड मिला है ना किसी भी चीज़ का, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे करना है, मिडल क्या लेकर आना है, और एंड क्या कर रहा है। मतलब वो एक तरह का स्टोरी लगना चाहिए, एक तरह का स्टोरी टेलिंग लगना चाहिए कि हाँ, इसने अपनी कोई बात बताने। अब फोर्थ वन होता है कि रट्टा नहीं मार के जाना। ऐसा नहीं लगना चाहिए वहाँ जाकर रोबोट की तरह बोल दिया, रट्टा मार दिया, ऐसे की तरह सुना दिया, ऐसा नहीं है। बहुत वहाँ जाके बिल्कुल ऐसे बात करनी है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं। आपको क्यू कार्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप गूगल में जाओ, गूगल में जाकर आपको क्यू कार्ड्स दुनिया भर के मिल जाएंगे, 400 से 500। सबको रीड आउट करो, सबको। आप सोचोगे कि मैं कैसे करती थी, तो मैं बताती हूँ। मेरा ऐसा होता था कि मैं शाम को खा डिनर वगैरह करके, बना के, सब कुछ करके कानू को सुला देती थी। उस समय वो स्कूल नहीं जाता था, मतलब जर्नल वाले में तो वो गया भी है, नहीं जनरल वाले में भी नहीं गया, क्योंकि जब वो गया है ना, उससे पहले 1 महीना पहले मेरा एग्जाम हो गया था। तो दोनों में मैं स्कूल तो नहीं गया, बट ये होता था कि रात को मैं उसे सुला देती थी, और सुलाते सुलाते मैं इतना थक जाती थी कि मैं खुद भी सो जाती थी। बट आई मेक श्योर कि मैं मॉर्निंग में 2:30 या 3 o'clock उठ जाती थी। उठ के मैं 3 से 6 बजे तक पढ़ती थी, 3 घंटे। मेरा ऐसा होता था, आज स्पीकिंग पढ़ना तो आज स्पीकिंग ही पढ़ना है, कल लिसनिंग पढ़ना तो कल लिसनिंग पढ़ना है। इस तरह से मैंने डेज को डिवाइड कर रखा था। तो मैं आज मान लो, जैसे मेरा आज का दिन स्पीकिंग का होता, तो मैं सुबह 3 बजे उठती थी, 3 बजे उठ के 3 से 6 मैं स्पीकिंग पढ़ती थी। देन अपना किचन का काम करती थी, अपना ऑफिस चली जाती थी। मेट्रो में पढ़ती थी, मैंने मेट्रो में बहुत पढ़ाई करी है। मेट्रो में सीट मिला नहीं मिला कुछ भी हुआ, मैं अपने, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ सुनना है या कोई डिस्टर्बेंस होगा। आप फोन देखते हो, स्क्रॉल करते हो, उससे ज्यादा मैं वहाँ पे क्यू कार्ड्स होते थे उनको रखती थी और उनको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ती रहती थी। कितनी बार ऐसा होता था कि ऑफिस आते जाते, ऑफिस में खाली टाइम मिला वहां पर पढ़ लिया। तो इस तरह से मुझे जहां भी खाली टाइम मिलता था, मैं क्यू कार्ड्स को उठा लेती थी और पढ़ लेती थी। प्रैक्टिस मैं कैसे करती थी, प्रैक्टिस मैं ऐसे करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस होते थे, कोई है नहीं मेरे साथ मेरी प्रैक्टिस कराने के लिए घर पे, है ना। तो मैं किससे बात करूँ ना, जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूँ। तो मैं क्या करती थी, मालूम मैं ड्राइव कर रही हूँ, या मैं वॉक कर रही हूँ, या मैं घर पर अकेली बैठी हूँ, या मैं मिरर के सामने हूँ, तो मैं कोई भी अपने मर्जी से एक खूब सारे क्यू कार्ड में से एक टॉपिक उठा लेती थी और ऐसा बोलना शुरू करती थी कि जैसे मेरे सामने कोई एग्जामिनर बैठा है। इस तरह से मैंने अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। और मैं ये बोलूँगी, जब मेरा स्पीकिंग का एग्जाम हुआ, चाहे अकेडमिक था चाहे जर्नल था,
उस दोनों में उन्होंने मेरे से जो भी सवाल पूछे, तो मैंने कोई भी बहुत टफ वर्ड्स यूज़ नहीं करे, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बहुत ही अलग ही वोकैबुलरी यूज़ नहीं करी, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करे, बट येस मैंने उसका एक स्टोरी बना के रखा। मैंने उसमें कोई भी मैं अटकी नहीं, फ्लुएंसी रखी, और प्लस मैंने जो भी उसका ग्रामर था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसको मेंटेन करके रखा। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली अपना स्पीकिंग का टेस्ट कर सकते हो, बहुत ईजिली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा होता है लिसनिंग। लिसनिंग के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लिसनिंग में नंबर आ जाते हैं, बट प्रैक्टिस की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें सब सारा का सारा एक्सेंट का खेल होता है, क्योंकि उन लोगों की एक्सेंट हमें समझ नहीं आती, तो हमें नहीं समझ आता है कि हम वो क्या बोल रहे हैं, तो सारा का सारा एक्सेंट का खेल होता है। सो इस वजह से लिसनिंग में ये होता था कि वो हेडफोन्स वो तो देते ही है, मैं घर पे अपने खुद के हेडफोन्स लगाती थी। ये मैं ट्रैवल में नहीं करती थी, ये क्योंकि ट्रैवल में ऑफिस में ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये 40 मिनट का नॉन स्टॉप ऑडियो चलता है, तो आप वैसे भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। सो ये मैं करती थी मॉर्निंग टाइम में, जैसे सुबह 3 बजे उठी, 3 से 6 बजे तक लिसनिंग का अपना कर लिया कोई ना कोई मॉड्यूल। इस तरह से प्रैक्टिस करा, और आप ये करो और बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका लिसनिंग का एक भी पॉइंट छूटा तो आप मान के चलो कि आप पूरा का पूरा पेपर आपका खराब हो जाना है। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग। रीडिंग में आपको अनसीन पैसेज मतलब सॉरी सीन पैसेजेस मिलते हैं, पैसेजेस मिलते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा नहीं करी, मैं सही बताऊं, क्योंकि मेरे जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेरे स्कूल टाइम से मेरे अच्छे हैं, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इस चीज़ में। अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचा, मैंने बहुत ही कम प्रैक्टिस करी। इसका एक ही टिप और ट्रिक है कि जब भी रीडिंग का क्वेश्चन आता है, जब भी रीडिंग का क्वेश्चन आए, तो आपको एक काम करना है कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना, आप पहले फुल पैसेज नहीं पढ़ोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे। क्वेश्चंस को पढ़ो, उनको मेमोराइज करो कि क्वेश्चंस किस किस बारे में बात की गई है। क्वेश्चंस की जब बात हो जाए, उसके बाद आप जाके पैसेजेस को पढ़ो, तो आपको पैसेज में ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपके नंबर आ जाएंगे। रीडिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ये बहुत ईजिली कर सकते हो। अब आता है राइटिंग। राइटिंग में ये चीज़ का ध्यान रखना, जो लोग एकेडमिक दे रहे हो उनको पाए डायग्राम ये सारी चीज़ें आएंगी, तो जो भी आता है, चाहे बार डायग्राम आता है, चाहे पाई चार्ट आता है, जो कोई भी चीज़ आती है, इसका सिनोनिम्स वर्ड बना के रखना। हर जगह पे सेम चीज़ नहीं लिखती है कि दिस पाई रिप्रेजेंट या दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट, नहीं, बार ग्राफ है तो उसके भी सिनोनिम्स रखो, जो भी उसमें वर्ड यूज़ करोगे सिनोनिम्स रखो। इसकी खूब प्रैक्टिस करो लिखने की। टाइम 20 मिनट्स का मिलता है पहले वाले टास्क 1 में, राइटिंग के टास्क 1 में 20 मिनट्स का मिलता है, तो मेक श्योर 20 मिनट्स का ही करना है। 150 वर्ड्स मिलते हैं, तो मेक श्योर 150 वर्ड्स से थोड़ा ही 10-20 वर्ड्स ऊपर जाना है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना। मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस में मैंने सही बताऊँ मतलब मैं ऐसा होता था कि मैं टॉपिक मिलता था और मैं लिखती थी, बट मैंने बहुत लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं होता था कि मैं टास्क को लिखूँ। तो मैं तो सही बताऊँ, मैं उसी दिन जाके मैंने लिखा है, मैं बस पढ़ती थी, जैसे क्यू कार्ड पढ़ते हैं ऐसे मैं क्वेश्चंस को पढ़ती थी, और मैं सोचती थी कि मैं इसमें क्या क्या लिख कर आऊँगी, मेरे को क्या क्या चीज़ इसमें लिखनी है, मैं इस तरह से सोचती थी, और लिखा तो मैंने एग्जाम में जाके है, मैं सही बताऊँ। टास्क 2 होता है वो 40 मिनट्स का होता है, तो मेक श्योर 40 मतलब आपको 20 और 40 मिनट्स को डिवाइड करना है। ऐसा ना हो कि आप टास्क 1 में 150 वर्ड्स लिखने हैं और उसमें 20 मिनट्स की जगह आपने 30-40 मिनट्स लगा दी, और जो एक्चुअल में टास्क 2 है जिसमें 250 वर्ड्स से ऊपर लिखना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कैरी करने वाला है, वो आपने मुश्किल से 15-20 मिनट में लिखा और वो सारा का सारा खराब कर दिया। इसमें भी ध्यान रखना है, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के इस बारे में बात हो रही है, आप एग्री डिसएग्री कर रहे हो, या आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ करो, बट ट्राई करो कि अगर आप कोई सिंपल वर्ड यूज़ करो तो सिंपल वर्ड्स का आप जो सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हो उसकी जगह वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज़ कर दो, है ना। वर्ड्स आपको थोड़े बहुत सीखने पड़ेंगे, वो नो डाउट, तो ये चीज़ करनी होती है। तो मेरी प्रैक्टिस तो ऐसे ही होती थी, और इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जॉब की वजह से, इन सब की वजह से मॉर्निंग में 3 बजे उठती थी, 3 से 6 पढ़ती थी, मेट्रो में पढ़ती थी, मतलब मुझे जब टाइम मिलता था। अभी तो जैसे मैं आजकल तो वीडियो बनाती हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो मुझे जैसे थोड़ा बहुत भी 15-20 मिनट भी लगे, मुझे लग रहा है मैं ऑफिस के लिए जल्दी तैयार होगी और मैं निकलने में 20 मिनट है, तो मैं कोई ना कोई क्यू कार्ड या कोई रीडिंग पैसेज कुछ भी उठा लेती थी। इस तरह से मैंने सारी की सारी अपनी प्रिपरेशन करी है, और बहुत ईजिली हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना यहाँ पे रिजल्ट भी लगा देती हूँ। रिजल्ट मैंने लगा दिया, इसमें आप देख लो मेरा नाम, मैंने कब किस दिन एग्ज़ाम दिया था वो, और मेरे किस किस मॉड्यूल में कितने कितने मार्क्स आए थे वो। सो आप देख लो, ये मेरा प्रॉपर रिजल्ट है जो उस टाइम पर आया था कि मेरे किस में कितने मार्क्स आए थे, सो दैट वो आप लोगों को भी क्लियर हो जाए कि हाँ देखो, अभी यहाँ पे नीचे देख लो आप, है ना, यहाँ पर ये सारे के सारे मार्क्स लगे हुए हैं। तो बहुत ईजिली है, हो जाएगा, कुछ नहीं है, बट मेक श्योर कि प्रैक्टिस करो यार। देखो बिना प्रैक्टिस को तो मैं सही बताऊँ कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल है, और हो जाएगा। और मैं यही बोलूँगी, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एकेडमिक की प्रिपरेशन करनी हो या जर्नल की प्रिपरेशन करनी हो, और आपको कोचिंग का टाइम नहीं है, तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको सारी चीज़ बता दूँगी, सारी हिंट्स बता दूँगी किस तरह से क्या होता है। सो बिल्कुल इस चीज़ में परेशान मत हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और आई विश ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। टिप एंड ट्रिक्स यही है कि एक तो प्रैक्टिस बहुत करनी है, फ्लुएंसी रखनी है, ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है, मेन चीज़ इज़ द ग्रामर, ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है।
ठीक है, तो चलिए फिर इतना ही। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी बात हो, आप मेरे से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ लोगे, मैं आपको बता दूंगी और इस तरह से हम लोग अपना कर लेंगे। आइल्स इज नॉट दैट मच, और ज़रूरी नहीं 8 पॉइंट्स लेकर आने, आप 7-7.5 भी लेकर आओगे ना तो भी आपका अकेडमिक है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा 7-7.5 में। और इमिग्रेशन के लिए भी 7 और 7.5 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 और 9 ही लेकर आना है। 9 तो खैर मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती, बट ये है कि हाँ 7 और 7.5 भी अच्छे मार्क्स होते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगी आइल्स के एग्जाम के लिए। ये मेरा बच्चा बहुत शोर कर रहा है, मैंने सोचा था शांति से वीडियो बना लूंगी पर ये बहुत शोर कर रहा है। चलो फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर।